देश में कोरोना की दूसरी लहर पहली से भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इस लहर में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले 20 दिनों में हर रोज 25,000 से ज्यादा मामले आ गए। 5 दिन से औसतन रोजाना 77,000 केस। कोरोना की दूसरी लहर का देश भर में कहर। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी लोगों की लापरवाही नहीं थम रही। लोगों में बढ़ती लापरवाही और पिछले दिनों एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग में ढील की वजह से ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अमेरिका से आने वाले यात्रियों के साथ कोरोना का नया वेरिएंट भी भारत आ पहुंचा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से पिछले 5 दिनों में कोरोना केस का औसत 77,930 तक पहुंच चुका है। 31 मार्च को देश में कोरोना के 53,480 केस सामने आए थे। उसके बाद 1 अप्रैल को ये आंकड़ा बढ़कर 72,330 तक पहुंच गया। 2 अप्रैल को कोरोना के 81,466 केस, 3 अप्रैल को 89,129 केस और कल यानी 4 अप्रैल को कोरोना मामले 93,249 के पार पहुंच गए। पिछले साल मार्च में संपूर्ण लॉकडाउन लगने की वजह से कोरोना की रफ्तार काफी धीमी रही थी, लेकिन इस साल कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बजाय दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। तो कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और महाराष्ट्र की हालत भी कुछ ऐसी है। महाराष्ट्र अब लॉकडाउन की तरफ दोबारा लौट चुका है। क्या है महाराष्ट्र के हालात और सरकार को क्यों होना पड़ा सख्त, देखिए। ये महज भीड़ नहीं, ये महज लापरवाही नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। नतीजा महाराष्ट्र को नई सख्ती झेलनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में वीकेंड पर पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड पर आवश्यक सेवा यातायात छोड़कर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हफ्ते के बाकी दिन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आज से 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। धार्मिक स्थल, मॉल, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, बार बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार को जिन हालात में ये कदम उठाने पड़े, उसकी नींव डाली लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों ने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,074 मामले दर्ज किए गए, जबकि 222 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए और 25 लोगों की जान चली गई। विंटर कैपिटल नागपुर में 4,110 नए केस सामने आए और 62 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के लिए ईंधन का काम लोगों की लापरवाही ने किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी दलों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। शिखा, हालात बेकाबू होने के बाद जागे तो क्या जागे, यूपी में भी जमकर लापरवाही हो रही है। जनता के प्रतिनिधि ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फूल मालाओं से लदे मंत्री जी, उनके स्वागत में जुटे कार्यकर्ता और कार्यक्रम में शामिल होने आए लोग। न किसी के चेहरे पर मास्क है, न ही 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। यूपी के अयोध्या की तस्वीरें, जहां मौका था व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कार्य समिति के शपथ ग्रहण समारोह का, और फूल मालाओं से लदे ये हैं यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल उठाने पर मंत्री जी के जवाब भी अनोखे हैं। आप पत्रकार साथी, आप भी कन्विंस करो, हम भी कन्विंस करते हैं, फिर सरकार अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री की ये लापरवाही तब सामने आई है जब प्रदेश में कोरोना के आंकड़े हर रोज नई ऊंचाई छू रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,164 कोरोना केस आए हैं। वहीं 24 घंटे में 31 लोगों के मौत की खबर है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,041 मरीज मिले और 6 लोगों की जान चली गई। देखिए, एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। देखिए कहां कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाओ और सोने का नोज पिन और हैंड ब्लेंडर का रिटर्न गिफ्ट ले जाओ। टीकाकरण में शामिल होने आओ और भर पेट खाने का लुत्फ उठाओ। ये 2 तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां कोरोना के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने की अनोखी पहल सामने आई है।
राजकोट के स्वर्णकार समुदाय ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को खास गिफ्ट देकर उत्साह बढ़ाया। कोरोना कैंप में जिन महिलाओं ने वैक्सीन लगवाया उन्हें गिफ्ट के तौर पर सोने की एक नोज पिन तो पुरुषों को हैंड ब्लेंडर दिया गया। हमें सोनानी चूक दी है, ये बधा लोगों ने सब लोगों ने ये लोगों ये दिया है और हमें बहुत आनंद है। हमारे को गिफ्ट मिली है, पुरुषों को ब्लेंडर झरनी मिली। जैसा ही प्रोत्साहन का कार्य राजकोट के एक गैर सरकारी संस्था जैन विजन ग्रुप ने भी किया। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की व्यवस्था करवाई। रसीकरण करने आए तो हमने ये किया, ऐसा आयोजन किया है कि वो खाना खा के जाए। सुबह अगर आए तो सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट किए, दोपहर में आए तो लंच, शाम को आए तो डिनर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश भर में टीकाकरण का अभियान अपने जोरों पर है। अब तक 60,59,79,654 डोज दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ। अब तक 22 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। एक जवान अब भी लापता है। इस हमले में कुल 32 जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। गृह मंत्री की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर थे। जब उन्हें इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने असम का अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़ दिल्ली आने का फैसला किया। दिल्ली वो पहुंचे हैं। इस बीच में सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। इससे पहले बस्तर के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में जवानों के शहीद होने की खबर सामने आते ही राज्य सरकार में हड़कंप मच गया। शहीद जवानों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में जवानों की लाश जंगल में पड़े हुए दिखाई दे रही है। नक्सली शहीद जवानों के हथियार और जूते भी लूट ले गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों के सीमावर्ती भाग में जहां सुरक्षा बल और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसी भौगोलिक स्थान का फायदा उठाते हुए नक्सलवादियों ने करीब सुरक्षा बलों के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हमला किया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि नक्सलवादी पलटवार करेंगे, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा दलों की एक बड़ी तादाद को घेर कर हमला होगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। नक्सल विरोधी अभियान में बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर, सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुरम से लगभग 2000 जवान शामिल थे। शनिवार को बीजापुर के तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की 4 घंटे मुठभेड़ चली थी। इस हमले का मास्टरमाइंड बटालियन नंबर 1 का हेडमा है। माओवादियों का ये सबसे बड़ा बटालियन है। लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। लगभग 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है। उसका तस्दीक की जा रही है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और बस्तरिया बटालियन इस टाइप का संयुक्त बल उस इलाके में गए थे और मुठभेड़ भी उसी यूनिट के साथ हुआ। साथ पीएलजी प्लेटून्स, लगभग 3-4 और प्लेटून्स भी थे। उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। लेकिन मुठभेड़ हुए तो उसमें प्रमुख रूप से बटालियन नंबर 1 की उपस्थिति थे, जिसका कमांड जो खिड़मा द्वारा की जाती है। खिड़मा स्वयं उसमें तय नहीं थे, उसका आने वाले समय जुवेश में और पता साजिश होगा। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में जवानों की शहादत की सूचना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से इस मुद्दे पर बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर स्तर पर राज्य सरकार को मदद देने का भरोसा दिलाया। अमित शाह और भूपेश बघेल दोनों असम में अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार बीच में छोड़ वापस लौट आए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा।
बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव अब उनके गांव पहुंचने लगे हैं। बीजापुर के पास आवापल्ली गांव में समैया मडवी नाम के एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो गांव का वातावरण शोकाकुल हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जो नक्सली घटना हुई है उसमें एक बड़े पैमाने पर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और अब शहीद हो चुके जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके गांव पहुंचाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे इलाके में नक्सलवाद की वजह से और कल की जो घटना हुई है उसकी वजह से लोगों पे एक दुख और साथ ही साथ आक्रोश का माहौल जो है वो इस पूरे इलाके में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बस्तर के बीजापुर में इस साल ये सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस हमले के बाद नक्सल समस्या से निपटने की बहस फिर एक नए सिरे से शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में कल तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी। ममता और योगी के बीच जमकर हुई जुबानी जंग। बंगाल में तीसरे चरण का घमासान। बीजेपी की तरफ से योगी ने संभाला मोर्चा। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में दीदी और योगी में जमकर ज़बानी तीर चले। हुगली में यूपी के सीएम योगी और ममता बनर्जी दोनों ने रैली की और एक दूसरे पर खूब बरसे। दीदी की सहानुभूति केवल और केवल गुंडों के साथ में है, टीएमसी के गुंडों के साथ में है और टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। हुगली के पुरशुरा में ममता बनर्जी ने योगी को जवाब दिया और लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि लोग आप पर राज करें? वो गुजराती गुंडे, बिहारी गुंडे आप पर राज करें? বাংলার পুলিশ এত ভয় পায় কেন? এত দুর্বল কেন? আপনি মনে রাখবেন আপনি স্টেট গভর্নমেন্টের চাকরি করেন, আপনি সেন্ট্রাল गवर्नमेंटेর চাকরি করেন না। उन्होंने हर जगह बीजेपी पर हमला बोला। ममता ने कहा बीजेपी का 15 लाख देने का वादा कहां गया? हम फ्री में चावल देते हैं और ये गैस का दाम 950 रुपए कर चुके हैं। बीजेपी की तरफ से योगी ने मोर्चा संभाला और बंगाल में दिन भर में 4 रैलियां की। योगी हुगली जिले के जंगीपाड़ा में भी प्रचार करने पहुंचे। ये इलाका फुरफुरा शरीफ के प्रभाव वाला माना जाता है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी दक्षिण 24 परगना में 3 रैलियां की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में प्रचार का जिम्मा संभाला। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष राजू बनर्जी के साथ मंदिर गए और फिर कोलकाता में रोड शो किया। तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी टीएमसी में छुटपुट झड़पें हुई। बेहाला पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार और अभिनेत्री पायल सरकार ने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनका रास्ता रोका और उनके समर्थकों पर हमला किया। ऐसा ही आरोप कालना के बीजेपी उम्मीदवार विश्वजीत कुंडू ने लगाया। कुंडे के मुताबिक टीएमसी समर्थकों ने उन्हें प्रचार के लिए गांव में घुसने नहीं दिया। तीसरे चरण के लिए बंगाल के 3 जिलों की सभी 31 सीटों पर नेताओं की बयानबाजी थम चुकी है। परसों वोटिंग है और 2 मई को नतीजे आएंगे। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की अर्जी पर आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। इस बीच एंटीलिया कांड में एनआईए की जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। मीना जॉर्ज नाम की महिला निकली मिस्ट्री गर्ल। पूछताछ में पता चला है कि सचिन वाजे के साथ मीना का जॉइंट बैंक अकाउंट भी था। एंटीलिया विस्फोटक कांड में एनआईए पिछले 3 दिनों से मीना जॉर्ज नाम की महिला से पूछताछ कर रही है। मीना जॉर्ज वही महिला है जिसे मुंबई के ट्राइडेंट होटल में देखा गया था और उस वक्त उसे मिस्ट्री गर्ल नाम दिया गया था। एनआईए को सचिन वाजे और मीना जॉर्ज नाम का जॉइंट बैंक अकाउंट और एक लॉकर मिला है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मुंबई के डीसीपी बैंक के अंधेरी वर्सोवा ब्रांच में सचिन वाजे और मीना जॉर्ज का जॉइंट अकाउंट और लॉकर है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अकाउंट से लगभग 26 लाख रुपए निकाल लिए गए और महज 5,000 रुपए बचे हैं। जांच के दौरान लॉकर भी खोले गए और लॉकर में अब सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स बचे हैं। एनआईए अब इस बात की जांच करना चाहती है कि आखिरकार
इन पैसों को किसने और क्यों निकाला? क्या मीना जॉर्ज ने इन पैसों को निकाला? तो आखिर क्यों? मीना जॉर्ज मुंबई के ट्राइडेंट होटल में नजर आई थी। होटल में रहने के दौरान चेहरा ढका था, पैसे गिनने की मशीन साथ में लेकर घूमती थी। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वाजे ट्राइडेंट होटल में झूठे पहचान पत्र दिखाकर ठहरा था और ये महिला वाजे से मिलने उसके कमरे में जाती थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और मीना जॉर्ज के बेहद करीबी संबंध हैं। मीना सचिन वाजे के पैसे संभालने का काम करती थी। एनआईए को शक है कि मुंबई के बार, क्लब और रेस्टोरेंट से वसूले गए पैसों को ठिकाने लगाने का काम मीना जॉर्ज करती थी। गुरुवार को एनआईए की एक टीम ने मीना जॉर्ज के मीरा रोड स्थित किराए के घर पर सर्च भी किया था। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने अपने वकील के माध्यम से बताया कि उसका कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। अगर उसका अकाउंट है तो एनआईए ओपनिंग फॉर्म दिखाए। हालांकि कोर्ट ने दस्तावेज दिखाने की इजाजत नहीं दी। पिछले 2 दिनों से एनआईए मीना जॉर्ज से पूछताछ कर सचिन वाजे के राज खंगाल रही है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री पहले की तरह आज से जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। कब, कहां, कैसे, जानिए। कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद जनरल टिकट बुकिंग पर लगी पाबंदी आज से हटेगी। उत्तर रेलवे आज से 71 नई पैसेंजर ट्रेन चलाएगा। ज्यादातर ट्रेन दिल्ली एनसीआर के बीच चलेंगी। इस ट्रेन में यात्री जनरल टिकट अब मान्य होंगे। कोरोना को देखते हुए टिकट काउंटर पर लगने वाली भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने जनरल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा शुरू कर दी है। हालांकि रेलवे के टिकट काउंटर पर भी पहले की तरह जनरल टिकट मिलते रहेंगे। केरल में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन केरल की कुछ तस्वीरें हैं जिनकी चर्चा खूब हो रही है। क्या है खास इन तस्वीरों में, देखिए। बच्चों के साथ खाना खाते हुए राहुल गांधी वीडियो कॉलिंग के जरिए इन बच्चों की बात अपनी बहन प्रियंका गांधी से करवा रहे हैं। राहुल इन बच्चों को अपना नया दोस्त बता रहे हैं। मौका था ईस्टर का। तस्वीरें राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड की हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केरल में राहुल गांधी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। राहुल के लिए एक बच्ची फूल लेकर सड़क किनारे खड़ी थी। काफिले के साथ गुजर रहे राहुल ने जब बच्ची को देखा तो रुककर बच्ची से फूल भी कबूल किया। लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले राहुल ऐसे ही कलपेट्टा में अचानक ऑटो में सवार हो गए और ड्राइवर से पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दाम पर चर्चा करने लगे। सबके बीच पहुंच जाने वाले राहुल के अलग अलग रूप से जहां लोगों के दिल जीतने की कोशिश नजर आती है, वहीं राजनीतिक लक्ष्य भी साधा जा रहा है। केरल की सभी 140 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रही है, जिसमें राहुल के अंदाज कारगर साबित हो सकते हैं। अगली खबर ना तो सुशासन की पोल खोल रही है और ना ही अव्यवस्था पर कुछ बोल रही है। वो तो मजबूरी दिखा रही है, और मजबूरी बिहार पुलिस की राइफलों की। राजकीय सम्मान में फायर होना था, बंदूकों ने साफ साफ कह दिया हम नहीं करते फायर वायर। देखिए। आखिरी दर्शन के लिए लाखों की भीड़। हजरत वाली रहमानी को राजकीय सम्मान की तैयारी। वर्दी पर कलफ लगाकर पुलिस वाले भी तैयार थे। देश के बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं में से एक हजरत वली रहमानी को मानने वाले भी इंतजार में थे। अधिकारी ने तो बकायदा आदेश भी दे दिया कि एक एक करके सलामी दो। बिहार पुलिस के इन रणबांकुरों ने बंदूक ऐसी शान से हवा में तानी कि मानो अपने हौसलों से आसमान में सुराख। दुश्मन का जहाज, सिरफिरे पाकिस्तान की आवाज सब एक ही गोली में ठाई कर देंगे। लेकिन बिहार पुलिस की नाकामी के रविवार पर बंदूकों ने हड़ताल कर दी। एक एक करके सारी गोलियां लजाती शर्माती दुल्हन की तरह बंदूक के चैम्बर के घूंघट से ही ना निकली। सामने सूबे के डीएम, डीआईजी, एसपी मूक दर्शक बनकर अपनी पुलिस की चांदमारी देखते रहे। फिर मुंगेर के मुंगेरी लालों ने बंदूकें ठीक करने का बीड़ा उठाया।
लेकिन ये बीड़ा भी बंदूकों की तरह ही निकला, सिर्फ उठा, बना या चला नहीं। मौके की नजाकत और अधिकारियों के सामने होती मलानत देख बिहार पुलिस के कुछ संजय लीला भंसालियों के दिमाग का बल्ब जला। उन्होंने गोलियों का प्लेबैक करा दिया। जी हाँ, गोलियों का प्लेबैक। आगे वाले जवान बंदूक कंधे पर टिकाए खड़े रहे और पीछे वाले जवानों ने गोलियां चलाकर प्लेबैक दे दिया। चलिए, हो गया। राजकीय सम्मान में चलनी थी 10 गोलियां, पर प्लेबैक में चली सिर्फ 4। आसपास के लोगों का सब्र भी जवाब दे गया और 4 गोलियों के बाद ही हजरत वली रहमानी को सुपुर्द खाक किया गया। इस बीच एक बड़ी खबर बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर यह है कि तमाम खींचतान के बाद आज पंजाब से यूपी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की यह है कि बांदा पुलिस थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी पंजाब के लिए। बांदा पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस के साथ पीएसी के कमांडोज भी रहेंगे। मुख्तार को सड़क के रास्ते यूपी लाया जाएगा। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का कोई दांव काम नहीं आया। यूपी की जेल में बचने की तमाम जुगत के बावजूद उसे वापस लेने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल ले जाने की जिम्मेदारी एडीजी प्रयागराज को सौंपी गई है। इस टीम के साथ आईजी चित्रकूट मंडल भी साथ रहेंगे। मुख्तार को सड़क के रास्ते बांदा जेल पहुँचाया जाएगा। जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है, उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इस पर सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्तार के आने से पहले बांदा जेल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेल में आने जाने वाले लोगों और अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। कोशिश इस बात की है कि मुख्तार अंसारी को जेल में सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच मुख्तार के एम्बुलेंस मामले की जांच भी तेज हो गई है। जिस एम्बुलेंस में अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, वो रोपड़ आनंदपुर साहिब रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। 41807171 रोपड़ नवाशहर रोड पे लावारिस खड़ी है। आप देख सकते हैं अभी विजुअल्स कि इस एम्बुलेंस को अब क्रेन के जरिए जो है वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। यूपी नंबर वाली इस एम्बुलेंस को पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और देखिए, भारत में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आपको सीधा लेकर के चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर और देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ को वैक्सीन लग रही है। जहां वो मौजूद हैं, तैयारियां हो रही हैं। नर्स के हाथ में वैक्सीन है। योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं और बड़े ही बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया चल रही है। सीएम योगी इस वक्त कोरोना की वैक्सीन पहली डोज लगवा रहे हैं। तो हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां दूसरी लहर का कहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। ख़ासतौर पर वो यूपी के इलाके जो कि एनसीआर से लगते हैं, चाहे बात गाजियाबाद की हो, चाहे बात नोएडा की हो, यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं जिसमें कंटेनमेंट जोन को अलग तरह से किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए थे हाई लेवल मीटिंग में। और ये तस्वीर आप देखिए, पहला टीका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों असम और बंगाल में चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। इन सब के बीच ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब एक यूपी के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि आप भी अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए तो बिल्कुल मत डरिए, जरूर वैक्सीन लगवाइए। सीएम योगी की लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेहरे पर बिल्कुल इत्मीनान है। आप देखिए, आराम से वैक्सीन लगाकर मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि वैक्सीन लगाने के करीब आधे घंटे तक आपको वहीं इंतज़ार करना होता है और कुछ इस तरह से अब मुख्यमंत्री करीब आधे घंटे यहाँ पर बैठेंगे। एक तरह से मॉनिटरिंग की जाती है और ये देखिए
ये सर्टिफिकेट मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और ये आपको भी मिलेगा। अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेशन आप भी पाएंगे। अपना सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइए। हालांकि जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में बढ़ रहे हैं, रफ्तार वैक्सीनेशन ने भी पकड़ी है। हर दिन नया आंकड़ा वैक्सीनेशन छू रहा है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली डोज वैक्सीन की हमने आपको दिखाई, जो कि सीएम ने राजधानी लखनऊ में लगाई। और कुमकुम, ये तस्वीरें हर लिहाज से बेहतर है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान थे वैक्सीनेशन को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की स्थिति आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लगा तो दिया गया है, लेकिन जैसे जनता इस बात को लेकर कोरोना के खतरे को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ताज़ा तस्वीरें मुंबई के दादर मार्केट से आई है, जहाँ रोज जैसी भीड़ नजर आ रही है। लगातार हम आपको कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में बता रहे हैं, लगातार कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर महाराष्ट्र की, आप जानते हैं एक दिन में महाराष्ट्र से 50,000 केसेस का आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें मुंबई के दादर मार्केट की है, जहां भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। फिलहाल है दादर के सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर भीड़ उमड़ी पड़ी है। बड़े पैमाने पर ये कोविड के नियमों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर व्यवसायिकों की तरफ से और आने वाले लोगों की तरफ से ये मास्क भी ठीक तरीके से पहना नहीं जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। कल हमने देखा कि महाराष्ट्र में 57,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले ये आगे आए हैं। साथ ही मुंबई में भी 11,000 से ज़्यादा ये मरीज मुंबई में पाए गए हैं। लोगों की तरफ से कोविड के नियमों की अनदेखी की जा रही है, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ अभिषेक मुठाल, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिसे तमाम खींचतान के बाद आज पंजाब से आखिरकार यूपी लाया जाएगा। बड़ी खबर इस समय की यह है, बांदा पुलिस थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी पंजाब के लिए। बांदा पुलिस ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस के साथ पीएसी के कमांडोज भी रहेंगे। मुख्तार को सड़क के रास्ते यूपी लाया जाएगा। पुलिस की 8 गाड़ियां होंगी, इस काफिले में एम्बुलेंस होंगी। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया जाएगा और यूपी के बांदा रवाना करने के लिए टीम निकल चुकी है बांदा से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी आज पंजाब से यूपी लाया जाएगा। थोड़ी देर में बांदा पुलिस निकलने वाली है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी का कोई दांव काम नहीं आया। यूपी की जेल में बचने की तमाम जुगत के बावजूद उसे वापस लेने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल ले जाने की जिम्मेदारी एडीजी प्रयागराज को सौंपी गई है। इस टीम के साथ आईजी चित्रकूट मंडल भी साथ रहेंगे। मुख्तार को सड़क के रास्ते बांदा जेल पहुँचाया जाएगा। जो भी जेल में आएंगे, जो उससे पहले भी कौन कौन अभी जेल में है, उसके बारे में भी पूरा जानकारी किया जाएगा। और साथ में जो बाद में कौन कौन जेल में अभी पहुंचेंगे, तो उसके बारे में भी प्रतिदिन इसका सूचना रखी जाएगी और उसका कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मुख्तार के आने से पहले बांदा जेल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेल में आने जाने वाले लोगों और अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। कोशिश इस बात की है कि मुख्तार अंसारी को जेल में सुरक्षित रखा जा सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस बीच मुख्तार के एम्बुलेंस मामले की जांच भी तेज हो गई है। जिस एम्बुलेंस में अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था, वो रोपड़ आनंदपुर साहिब रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। 41807171 रोपड़ नवाशहर रोड पे लावारिस खड़ी है। आप देख सकते हैं अभी विजुअल्स कि इस एम्बुलेंस को अब क्रेन के जरिए जो है वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। यूपी नंबर वाली इस एम्बुलेंस को पंजाब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पंजाब के रोपड़ से सचिन हमारे साथ बने हुए हैं और संजय लगातार हमारे साथ बांदा से ताज़ा अपडेट देने के लिए बने हुए हैं। संजय, कब तक निकलेगी टीम? बस कुमकुम, तैयारियां पूरी हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। ये एम्बुलेंस है जिससे मुख्तार अंसारी को लेने रोपड़ जाएगी। यहां बांदा पुलिस लाइन से टीम है। इसके अलावा ये ठीक बगल में कई सारी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। ये वज्र वाहन है जिसमें ये एक बख्तर वाहन है, सुरक्षित वाहन माना जाता है।
इसको लिया जाएगा। साथ ही साथ और तमाम गाड़ियां देखेंगे आप, पूरी फ्लीट यहाँ खड़ी हुई है। ये गाड़ियां रवाना होंगी बांदा पुलिस लाइन से थोड़ी ही देर में। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक डिप्टी एसपी के साथ 2 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर के साथ कई जवान हैं यूपी पुलिस के जो लेने जाएंगे। और पहले तय हुआ था कि एक वरिष्ठ IPS अधिकारी, चाहे वो बांदा के IG हों या प्रयागराज जोन के ADG हों, उनके नेतृत्व में ये टीमें रोपड़ जेल जाएंगी। लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया। एक डिप्टी SP स्तर का अधिकारी बांदा से थोड़ी ही देर में इन पूरी पुलिस फोर्स को लेकर के रवाना होने को तैयार हो गया है। जी कुमकुम। जी संजय, आपको सीधा सचिन के पास लेकर चलते हैं जो रोपड़ जेल के पास इस वक्त मौजूद है। सचिन, इस वक्त वहाँ किस तरह की तैयारी दिख रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने तो साफ कर दिया है कि शाम के 6 बजे के बाद उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रोपड़ जेल के बाहर खड़े हैं। फिलहाल यहाँ कोई इस तरीके की तैयारी जो है पंजाब पुलिस की तरफ से दिख नहीं रही है शिफ्ट करने के लिए। हालांकि बीच बीच में पुलिस अधिकारी आते हैं, जेल के बाहर चक्कर लगाते हैं, पर जेल के बाहर कोई इस तरीके की तैयारी हमें दिखती नहीं है। कल हमने जेल अधिकारियों से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शाम को 6 बजे जेल बंद हो जाती है। तो अगर जो पुलिस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से जो अभी चलेगी, तो अगर वो रात के समय यहाँ पहुँचते हैं तो जेल के अंदर वो नहीं जा पाएंगे रात के समय। तो ऐसा लगता है कि कल सुबह ही जो है शिफ्टिंग जो है असल में वो हो पाएगी, क्योंकि 6 बजे जेल को जो है ये बंद कर देते हैं और अगले कल सुबह 6:30 पे ये जेल जो है खुलती है, जो हमने कल अधिकारियों से बात की थी। सचिन, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर इतनी देरी क्यों? संजय, जरा बताइए कि अगर टीम अभी निकलती है तो कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बाय रोड जाना है, बाय रोड आना है। और पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया कि 6 बजे के बाद जेल के बाहर की जिम्मेदारी आपकी, हम जेल के गेट के अंदर घुसने नहीं देंगे। जैसा कि सचिन बता रहे हैं कि हो सकता है कि कल तक टल जाए प्रोसीजर। कुमकुम, देखिए सुबह 5 बजे इन टीमों को रवाना होना था, पूरी तैयारी हो चुकी थी, सभी को मैसेज हो गया था, लेकिन देरी हो रही है। वजह कोई स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं, लेकिन 8 बज चुका है और अब अगर ये टीमें निकलती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 830 किलोमीटर के आसपास बांदा से रोपड़ जेल है और वहाँ पहुँचने में लगभग 15 से 16 घंटे का वक्त लगता है। इतनी लंबी जर्नी है, तो आप समझ सकती हैं कि अगर ये टीमें अभी तत्काल भी रवाना हो जाती हैं तो किसी भी सूरत में ये शाम को 6 बजे नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में ये बात तो तय है कि अब ये आज जा करके वहाँ नाइट स्टे करेंगे और कल जा करके ही मुख्तार अंसारी को लाने की जो प्रक्रिया रोपड़ जेल से होगी वो पूरी हो सकेगी। फिलहाल टीमें अभी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही हैं, अभी यहाँ से इनकी रवानगी नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, लगातार पल पल की जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बड़ी अजीब बात है शिखा, सुबह 5 बजे से टीम्स तैयारी कर रही थी और ये जानकारी हमें भी थी कि सुबह 5 बजे टीम निकल जाएगी। अब देखिए 8:15 होने को है लेकिन टीम्स नहीं निकली। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से अब से कुछ देर पहले लखनऊ के सिविल अस्पताल जाकर कोरोना की पहली डोज ली, यानी कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। योगी ने आज वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बेझिझक वैक्सीन लगवाएं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया और जो आधे घंटे का वक्त मॉनिटरिंग का रखा जाता है हर नागरिक के लिए, उनके लिए भी रखा गया और उसके बाद योगी सिविल हॉस्पिटल से रवाना हो गए। तस्वीरें कुछ देर पहले नमस्ते भारत ने ही आपको लाइव दिखाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल गए। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और लोगों से भी अपील की कि अगर आप क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो बड़े स्तर पर जाकर वैक्सीन जरूर लें। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली है। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप भी जाकर के वैक्सीन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन के लिए प्रेरणा देने वाली एक तस्वीर सागर से भी आई है। यहाँ 118 साल की बुजुर्ग ने टीका लगवाकर बड़ा संदेश दिया है। टीका लगाए बीमारी भाग जाए। चेहरे पर मुस्कुराहट और जोशो खरोश के साथ वैक्सीनेशन के लिए नेशन को नसीहत देती ये तुलसाबाई हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी जिस जज्बे के साथ तुलसाबाई लोगों से अपील कर रही हैं, उस जज्बे को सलाम है। मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली तुलसाबाई की उम्र 118 साल। ठीक सुना, 118 साल। आधार कार्ड पर जन्म का साल 1903 दर्ज है और एक सदी बाद भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये पूरी मजबूती से खड़ी हैं। कोरोना से बचाव के लिए खुद टीका लगवाकर अब ये देश से भी अपील कर रही हैं। टीका लगाए बीमारी भाग जाए और हमने लगवाए सो हम तो अच्छे हो गए और तब लगवाओ तो अच्छे हो जाए। देश में रविवार सुबह तक 7.5 करोड़ से ज्यादा टीका लगवाया जा चुका है। अब तक 7,59,79,654 डोज दी जा चुकी है। इसमें 6,57,39,470 पहली डोज और 1,02,40,181 दूसरी डोज है। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी टीका लगवाना भी है। तुलसाबाई जैसी बुजुर्ग एक सीख है। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव से पहले दीदी शब्द चुनावी मुद्दा बन गया है। टीएमसी ने पीएम मोदी के दीदी कहने के अंदाज पर ऐतराज जताया है। दीदी, ओ दीदी, ये दीदी ममता दीदी। पीएम मोदी का यही अंदाज टीएमसी को चुभने लगा है। टीएमसी के महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पीएम जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो महिलाओं का अपमान है। मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है। ওনার প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভাষা বলেছেন, যেভাবে ওনাকে অ্যাড্রেস করেছেন, সেটা সত্যি কি বলবো, ইটস ভেরি আনফর্চুনেট। टीएमसी के इस वार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी जानबूझकर इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा आदर के साथ ही दीदी को संबोधित किया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी के मुताबिक चुनाव आयोग को लिखे 1460 पत्रों में से सिर्फ 3 के ही जवाब मिले हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में बूथ पर धांधली की ममता बनर्जी की शिकायत का जवाब देते हुए कहा कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में जगदलपुर रवाना होने वाले हैं। जगदलपुर में अमित शाह शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात भी करेंगे। बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं, एक लापता है जबकि 32 जवान घायल हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। शहीद जवानों के घर पर भी पहुंचेंगे, वहां जाकर श्रद्धांजलि देंगे। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक भी की है। बीजापुर में हुए इस नक्सली हमले को लेकर के हमारे साथ इस वक्त संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी है और अमित शाह कब तक निकल सकते हैं? देखिए 10:04। ज्ञानेंद्र सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी ज्ञानेंद्र, फिर से बताएं, आपकी आवाज कट रही थी। हाँ, मेरी आवाज अब तक आप तक आ रही है? जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बताएं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली से निकलकर 10:40 में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर एयरपोर्ट में। जगदलपुर पुलिस लाइन में वो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद बीजापुर जाएंगे। बीजापुर में सुरक्षा बलों के सीआरपीएफ के, पुलिस के, छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक कैंप का भी हेलीकॉप्टर से दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद वो लौटेंगे और रायपुर जाएंगे। रायपुर में जो घायल जवान हैं अलग अलग अस्पतालों में, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका हाल जानेंगे, पूछेंगे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो कुल मिलाकर पहली बार इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और बीजापुर
जगदलपुर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इतना वक्त वो बिताएंगे और जवानों का हाल जानेंगे, तो ये गृह मंत्रालय ने या गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे हमले को बड़ी गंभीरता से लिया है। तो कल ही असम के दौरे को छोड़कर वो दिल्ली पहुंचे थे और आज जगदलपुर पहुंचकर वो जवानों का हाल जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानी, तमाम जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो न सिर्फ जवानों का हाल जानेंगे बल्कि कैंप का भी दौरा गृहमंत्री कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मैसेज नक्सलियों को साफ तौर पर गृह मंत्रालय देगा। ये भी जानकारी निकल कर आई है कि रणनीति बदलने पर भी विचार सरकार कर रही नक्सलियों के खिलाफ। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।